हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो करंट लेक्चर सीरीज चल रही है ये हमारी JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उसके बेस पे चल रही है। ठीक है, तो आज का ये जो पार्ट 4 रहेगा हमारा, इस पार्ट 4 में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से 100% स्कोर करना इतना आसान नहीं रहता है। इस सब्जेक्ट से मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने JKSSB जेई सिविल यानी कि जो आज हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस, प्लस JKPDC जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्लस JKPSC असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्लस SSC जेई, इन SSC जेई में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को आपने एनालाइज करना है। आपने देखना है कि एग्जामिनर किन टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से। ठीक है, उसके बाद क्या आपने करना है, आपने उन टॉपिक्स पे अपना स्ट्रांग होल्ड बनाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने दूसरे टॉपिक्स को स्किप करना है, लेकिन सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि आपने इन टॉपिक्स पे अपना स्ट्रांग होल्ड बनाना है। ठीक है, अब जैसे ही आपका उन टॉपिक्स पे स्ट्रांग होल्ड आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस टू लेटरल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का दूसरा नाम भी होता है एक। अगर आपको नाम याद आ जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा इजी रहेगा। इसका दूसरा नाम होता है, याद कीजिए, शेयर मॉडुलस। ठीक है, शेयर मॉडुलस क्या या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ये होता है शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब गाइज यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, वो आपने इसके साथ साथ आपने यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशो, बल्क मॉडुलस और इनके बीच में जो रिलेशंस होती हैं वो सब आपने याद करनी है। ठीक है, इन में से एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू एवरेज शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। पूछा गया है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और एवरेज शेयर स्ट्रेस का जो रेशो अगर हम निकालें रेक्टेंगुलर सेक्शन में, ठीक है, तो उनका रेशो कितना रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने यहाँ पर ये हम मानेंगे, ये जो डायग्राम दी गई है ये हम मानेंगे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, इसमें NA मानी है हमने न्यूट्रल एक्सिस और NA से लेकर EF हमने माना है एक फाइबर जो कि वाई डिस्टेंस पे है न्यूट्रल एक्सिस से लेकर। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है कि B इसकी आप विड्थ मान लेंगे और D हम इसकी डेप्थ मान लेंगे। अब शेयर स्ट्रेस की जो जनरल फार्मूला होती है वो होती है FAY बार अपॉन IB। अब यहाँ पर A कौन सा है, A हमने लेना है जो रेड डॉटेड में हमने दिखाया है, इसका एरिया हमने लेना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या हम करेंगे, एक डायमेंशन तो इसका आ जाएगा B यानी कि विड्थ इसकी आ जाएगी B। अब हमने इसका डेप्थ निकालना है। ठीक है, अब डेप्थ कितनी आ जाएगी, देखिए हाफ तक अगर हम देखें तो वो कितना आएगा D/2। ठीक है, D/2 में से अगर आप Y माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, यही बचेगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका एरिया आ जाएगा यानी कि A' इज इक्वल टू B इंटू D/2 माइनस वाई। ठीक है, अब इस A' को आप उठाइए और यहां पर रख दीजिए पहली इक्वेशन में, यानी कि टाउ इज इक्वल टू FA' बार अपॉन IB, इसमें रखिए। ठीक है, और साथ ही साथ I जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन। ठीक है, I की वैल्यू जो हो BD/12 वो भी आप यहाँ पर पुट कीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू F/2I D² माइनस Y²। ठीक है, ये आपके पास आ गई शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। अब हमने निकालना क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और एवरेज शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए क्या होगा, देखिए ये Y² जो है ये इस इक्वेशन से माइनस हो रहा है। अब माइनस हो रहा है तो यानी कि इक्वेशन को कम कर रहा है, यानी कि इस वैल्यू को नीचे ले जा रहा है। ठीक है, अब मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस Y² को हम 0 मान लें। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है अगर आप निकालना चाहें कि कहां पर होगा मैक्सिमम, लेकिन ये सिंपल मैथमेटिक्स में मैं आपको समझा रहा हूं कि Y² की जो वैल्यू है वो अगर 0 हो जाए तो ये इक्वेशन जो है अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आप Y² को 0 मान लेंगे तो यहां से हमारे पास टाउ मैक्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाएगा हमारे पास जो है टाउ एवरेज। टाउ एवरेज क्या होता है, वो होता है F/A। ठीक है, A की जगह आप ले लेंगे B इंटू D। ठीक है, जब आप उन दोनों का रेशो निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5। ठीक है, अगर
कुछ भी आपको इसमें समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा फिर से वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ थिन सिलेंड्रिकल शेल subjected to an internal pressure P, the ratio of longitudinal stress to hoop stress is। पूछा गया है कि थिन सिलेंड्रिकल शेल है, उसमें जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है वो P है, तो बताइए हमें रेशो क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का और हुप स्ट्रेस का। अब इसमें क्या आपने याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है, जैसे आप ये टॉपिक पढ़ते हैं इसमें आपने हुप स्ट्रेस की इक्वेशन याद रखनी है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की भी इक्वेशन याद रखनी है। हुप स्ट्रेस कितना होता है, वो होता है P इंटू डी अपान 2T और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है P इंटू डी अपान 4T। जब आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो आपके पास आ जाता है वैल्यू आंसर 1/2। ठीक है गाइज, इसके साथ साथ यहाँ से जो है एग्जामिनर पूछता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, हुप स्ट्रेन कितना होगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कितना होगा। ठीक है, वो तीन भी पूछता है, तो वो भी आपने याद करने हैं इस टॉपिक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when two springs of stiffness K1 and K2 are connected in series, their equivalent stiffness will be। ठीक है, दो स्प्रिंग्स है आपके पास K1 और K2 जिनकी स्टिफनेस दी हुई है K1 और नेक्स्ट की दी है K2। ठीक है, इनको सीरीज में आपने कनेक्ट किया, अब बता रहा है कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस पूछिए, बताइए हमें। ठीक है, अब सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, सीरीज में हो पैरेलल में हो, ठीक है, अब कोई मकसद तो होगा ना, तो वो पूछ रहा है यहां पर, इसीलिए इसने यहां पर दिया है कि आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये तो आंसर आ गया। देखिए जो F होता है वो होता है K इंटू एक्स, यानी कि जो टोटल फोर्स होता है वो होता है K यानी कि स्टिफनेस इंटू इलोंगेशन यानी कि x हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल फोर्स जो होगा वो होगा K इंटू एक्स, K हमने माना स्टिफनेस और x हमने मान लिया क्या है टोटल इलोंगेशन। ठीक है, अब अलग अलग स्प्रिंग्स है तो हम पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 क्या होगा, वो होगा K1 इंटू x1। ठीक है, उसका अपना स्टिफनेस मान लेंगे हम और अपनी एलोंगेशन। इसी तरीके से F2 जो होगा वो होगा K2 इंटू x2। अब सीरीज का दिया हुआ है तो सीरीज में क्या होता है, फोर्स जो है वो सेम लग रहा है। ठीक है, यानी कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू किसी कॉमन फोर्स के बराबर हम मान लेंगे, वो मान लेंगे हम F। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है हमने, देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है F1 इज इक्वल टू K1 x1, इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेंगे F2 इज इक्वल टू K2 x2। ठीक है, अब यहां से क्या है, दूसरी जो है टोटल एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन जो होगी वो होगी x1 प्लस x2, यानी कि जितनी स्प्रिंग 1 से एलोंगेशन हुई प्लस जितनी एलोंगेशन स्प्रिंग 2 से हुई। तो x1 की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालिए, यानी कि F1 डिवाइड बाई K1। ठीक है, प्लस x2 की जगह आप क्या लिखेंगे, x2 की जगह आप लिखेंगे F2 अपान K2। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों की जगह F1 और F2 की जगह कॉमन कुछ लिखेंगे, यानी कि F। ठीक है, F को आपने कॉमन लिया, वहां से निकल के आया हमें F जैसे ही बाहर आया 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, तो वो आ गया आगे F इंटू K1 प्लस K2 अपान K1 प्लस K2। ठीक है, समझ आया यहां तक। अब यहां से क्या है, पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, F जो टोटल अगर हम जनरल में देखें तो F इज इक्वल टू स्टिफनेस इनटू इलोंगेशन। अब यहां पर स्टिफनेस क्या आया, स्टिफनेस आया हमारे पास K1 K2 अपान K1 प्लस K2। यहां पर जो है ये लास्ट में F इंटू K1 प्लस K2 अपान K1 प्लस K2। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पर क्या हुआ है 1/K1 प्लस 1/K2 को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा K1 प्लस K2 अपान K1 K2। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में लास्ट वाली इक्वेशन में दिया गया है K1 प्लस K2, यहाँ पर है K1 इंटू K2। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल एरर है, इसको आप दूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। तो यहाँ पर K क्या है हमारे पास, K है K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the shear force diagram for a simply supported beam subjected to movement M at the center is। अब पूछा क्या गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, इसमें मूवमेंट लग रही है M सेंटर पे, तो इसकी शेयर फोर्स डायग्राम क्या रहेगी। तो चलिए हम मान लेते हैं यहां पर जो है ये आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम सिंपली सपोर्ट बीम हम बना लेते हैं। लोड तो कुछ लग नहीं रहा है, तो सिंपल इसने कहा है मिडिल पे क्या लग रहा है आपके पास, मोमेंट M। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए
कैंटिलीवर बीम पूछा है या सिंपली सपोर्टेड? सिंपली सपोर्टेड तो आपने रिएक्शन निकालनी है। ये सपोर्ट ए मान लीजिए, ये सपोर्ट बी मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर बी इंटू एल, ठीक है, यहाँ से बी से स्टार्ट करते हैं हम। आर बी इंटू एल इज इक्वल इंटू माइनस एम, वही होगा आर बी इंटू एल इज इक्वल इंटू माइनस एम, ठीक है। इतना तो आपको याद ही होगा। अब आर बी कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस एम बाई एल, ठीक है। आर बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एम बाई एल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कोशिश कि हम यहां पर जो है, एक सेकेंड मैं इसको कर देता हूं इरेजर, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है। अब आर रिएक्शन एट बी, ये बी है हमारे पास, ये पॉइंट बी है राइट साइड में और ये ए है, ठीक है। एम माइनस एम बाई एल, अगर हम रिएक्शन जो है हमारे पास वो माइनस में लग रही है, अगर हमने शेयर फोर्स डायग्राम तो बनानी है तो उसमें क्या करेंगे हम, साइन कन्वेंशन मुझे नहीं पता आपने कैसे याद किए हैं, एक जनरल रूल चलता है इसमें, रन, ठीक है, राइट अपवर्ड नेगेटिव, ठीक है, राइट अपवर्ड नेगेटिव। अब ये यहाँ पर क्या लग रहा है, अपवर्ड में राइट में है, अपवर्ड की तरफ लग रहा है तो नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर जो है शेयर फोर्स जो है वो आ जाएगा माइनस इंटू माइनस एम बाई एल, यानी कि प्लस एम बाई एल। तो ये मैंने मान लिया एम बाई एल। उसी तरीके से आप रिएक्शन एट ए निकालेंगे, ठीक है। रिएक्शन एट ए भी क्या आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे हम इसको बना लेंगे तो ये आ गया एस एफ डी, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम आपकी कैसी आ गई, पूछा क्या था कि अगर मूवमेंट एम लग रहा है सेंटर पे तो आप हमें बताइए कि शेयर फोर्स डायग्राम की शेप क्या होगी, वो होगी रेक्टेंगुलर, ठीक है। क्योंकि हमने बी पे निकाला एम बाई एल शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वैसे हम ए पे निकालेंगे तो वहाँ पर भी एम बाई एल शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर इन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a body is subjected to two normal stresses 20 kilonewton per square meter tensile and 10 kilonewton per square meter compressive acting perpendicular to each other. The maximum shear stress is, maximum shear stress पूछा गया है, दो स्ट्रेस लग रहे हैं आपके नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। एक लग रहा है 20 किलोन्यूटन, वो लग रहा है टेंसाइल में, सेकेंड इज 10 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वो लग रहा है कंप्रेसिव वाला, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि हमने क्या बोलना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान 2, ठीक है। अब यहां पर सिग्मा 1 कितना है हमारे पास, टेंसाइल यानी कि 20 माइनस, अब कंप्रेहेंसिव वाला लग रहा है, कंप्रेसिव वाला लग रहा है, तो वो क्या आता है नेगेटिव, टेंसाइल वाला हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। वो हो गया 20, वो हो गया यहां पर देखिए 20 सिग्मा 1 यानी कि 20 माइनस, माइनस दूसरा कौन सा है 10। अब ये -10 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये कंप्रेसिव लग रहा है, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा 20 माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 प्लस 10 हो गया 30/2, यानी कि 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए चैनल सेक्शन ऑफ डेप्थ d, फ्लैंज विड्थ b एंड थिकनेस t एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस i, द शेयर सेंटर लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ। अब देखिए गाइस, जो शेयर सेंटर वाला टॉपिक है ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसके लिए क्या है, अब यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, 10-15 मिनट मुझे लग जाएंगे। फिर अगर आपको शेयर सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या इस टॉपिक में आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो इस टॉपिक को, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं फिर अलग से एक शेयर सेंटर पे रिलेटेड जो है टॉपिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा b² d² t अपान 4i, ठीक है। i यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर आपको इस शेयर सेंटर पे अगर भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं वो फिर अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। Question number 8 is, if the intensity of load varies linearly, the bending moment will vary. अब पूछा गया है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है वो क्या कर रही है, लिनियरली वैरी कर रही है। तो आप पूछा गया है कि बेंडिंग मोमेंट का हमें बताइए कि वो कैसा रहेगा। अब क्या होता है इसमें, अगर आपके पास कैंटिलीवर मान लेते हैं हम, ये ऐसे लग रहा है लिनियरली वैरी हो रहा है लोड, ठीक है। अगर शेयर फोर्स हम देखें इसकी, तो वो कैसी आएगी, शेयर फोर्स जो इसकी आएगी वो आएगी पैराबोलिक, ठीक है।
ये आएगी पैराबोलिक। अगर हम इसी की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें जो हमें पूछी गई है तो वो आएगी क्यूबिक। ठीक है, ये आएगी CUBIC क्यूबिक। ठीक है, यही पूछा गया था कि अगर लीनियरली वायरी लोड हो रहा है तो हमें बताइए कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंडर जो एरिया आता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ये होता है नहीं। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन होता है स्टिफनेस। नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ मटेरियल, ये भी नहीं होता है। एलोंगेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी नहीं होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फेलियर, बिल्कुल यही होता है। और ये क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फेलियर, इसको हम टफनेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है वो होता है हमारे पास टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल कॉज ऑफ फेलियर फॉर डक्टाइल मटेरियल ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट। जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो डक्टाइल मटेरियल कैसे फेल होते हैं। देखिए, जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, उनका फेलियर कैसे आता है, उनका फेलियर आता है बाय मींस ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ स्लिप कर जाते हैं तो उनमें फेलियर आ जाता है। ठीक है, अब वो स्लिप कैसे करते हैं, वो होता है ड्यू टू शेयर। ठीक है, ड्यू टू शेयर जो है वो एक दूसरे से स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, उसी के कारण उनका फेलियर आ जाता है। अब अगर होता हमारे पास डक्टाइल की जगह ब्रिटल में क्या होता है, उसमें ड्यू टू बॉन्ड्स जो होता है उनमें फेलियर आ जाता है। ठीक है, उसमें जो है स्लिप के कारण फेलियर नहीं आता है। तो यहां पर आएगा शेयर। क्यों, क्योंकि उनकी जो फेलियर आता है वो आता है ड्यू टू स्लिपिंग, और स्लिपिंग में कैसे होती है, वो होती है ड्यू टू शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए सर्कुलर area of diameter d, the radius of gyration about an axis passing through the whole length of the diameter is d/2, d/8, d/4, d/3। देखिए अब इसमें क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा गया है। रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, k इज इक्वल टू √I/A। ठीक है, अब I किसका, ठीक है, I क्या है, हमें पूछा किसका गया है, सर्कुलर एरिया का। I होता है इसके लिए π/64 d⁴। ठीक है, अब नीचे क्या है यहाँ पर A क्या, सर्कल का एरिया कितना होता है π/4 d²। अब जैसे हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे वो आएगा d²/16। ठीक है, अब k के अंडर रूट में d²/16 तो वहां से निकल के आएगा d/4। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे, ए कैंटिलीवर ऑफ स्पैन हैज ए मोमेंट m एक्टिंग एट द फ्री एंड। ठीक है, अब कैंटिलीवर की बात हो रही है कि उसका स्पैन जो है, टोटल स्पैन जो है वो है L और मूवमेंट लग रहा है M फ्री एंड पे। तो शेयर फोर्स बताइए हमें कैसा होगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये कैंटिलीवर दिया गया है, अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। ये फ्री एंड है इसका, यहाँ पर मूवमेंट दी गई है M लग रही है। ठीक है, अब यहां पर कैंटिलीवर में हम क्या करते हैं, रिएक्शन निकालते हैं, नहीं रिएक्शन नहीं निकालते, हम सीधे शेयर फोर्स पे आ जाते हैं। अब शेयर फोर्स डायग्राम हम बना लेंगे। ठीक है, ये बेस लाइन हुई मेरी। यहां पर क्या है, इस बी पॉइंट पे क्या लग रहा है, जो फ्री एंड है इस पे शेयर फोर्स कुछ लोड लग रहा है, नहीं। जब लोड ही नहीं लगेगा तो शेयर फोर्स कहां से आएगा, यानी कि शेयर फोर्स, जब देखिए फ्री एंड से हम स्टार्ट करते हैं, हम फिक्स एंड की तरफ जा रहे हैं, लोड लग ही नहीं रहा है कहीं पर, तो यानी कि जो हमारे पास शेयर फोर्स है वो जीरो रहेगा। ठीक है, शेयर फोर्स होगा ही नहीं इसमें। यही तो पूछा था कि शेयर फोर्स एट द फ्री एंड विल बी जीरो। ठीक है, क्योंकि लोड ही नहीं लग रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द मोस्ट मैलेबल। मैलेबल पूछा गया। अब मैलेबल क्या होता है, वो प्रॉपर्टी मटेरियल्स की जिससे क्या होता है कि दैट डिफाइंस देयर एबिलिटी टू बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, जिसके कारण वो उनकी एबिलिटी, जिसके कारण वो थिन शीट्स में रोल किए जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, अब सबसे मैलेबल कौन सा है मटेरियल है या मेटल है, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, उसके बाद एल्युमिनियम टॉप रैंक पे आ जाता है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर के बाद एल्युमिनियम का वो भी बहुत मैलेबल होता है। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस। अब सीजी पूछी गई है हेमिस्फीयर की। अब देखिए गाइज, यहाँ पर इसने हेमिस्फीयर का पूछा है,
ये चाहता तो ट्राइंगल का पूछता, ट्रेपीजियम का पूछता, सेमी सर्कल का पूछता, हेमिस्फीयर का पूछता, राइट सर्कुलर कोन का पूछता। आपने इनका याद ही करना है, आपने नहीं एग्जाम में बैठना है इनको सॉल्व करने कि इसकी सीजी कैसे हम निकालें, नहीं, आपने याद करना है। घर पे सीखो आपने कैसे निकालना है, लेकिन वहाँ पर फिर आप याद करके ही जाओगे कि इन सब की सीजी क्या होती है, ठीक है। ये 2015 में पूछा गया था और 2013 में मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन पूछा गया है सीजी के बेस पे ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 3r/8। नेक्स्ट जो है देखिए, ये 2013 में पूछा गया है सीजी किसकी, सेमी सर्कल की पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर रहता है, वो होता है 4r/3π, ठीक है। मैंने अभी कहा आपसे कि आपने क्या करना है, अपनी ट्रायंगल का याद करना है, ट्रेपीजियम का याद करना है, सेमी सर्कल का याद करना है, राइट सर्कुलर कोन का करना है, हेमिस्फीयर का। ये 6 शेप्स हैं शायद, तो मैक्सिमम इन 6 में से ही पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इन 6 को आप याद कीजिए तो आपके क्वेश्चन जो है सीजी के रिलेटेड वो बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, ये सॉम सिर्फ हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हम ले आएंगे। सॉम को मैंने ब्रेक किया हुआ है 2 पार्ट्स में। अलग जो पार्ट होगा वो होगा मैकेनिक्स का और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। वो हमने अलग किया क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।